नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज विस्फोट में कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो विस्फोट में आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी जंग के नए एपिसेंटर की। अरब सागर से जंग का एपिसेंटर अब खिसक करके हॉर्मुज स्ट्रेट पर आ चुका है। यहाँ ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा है जिससे न केवल अमेरिका परेशान है, न केवल इजराइल हैरान है, बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। इन सब के बीच खबर है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस तक लगा सकता है और इससे लेकर अमेरिका ने बड़ी चेतावनी तक जारी कर दी है। ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके जहाजों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। अब ये पूरी खबर क्या है और अगर ऐसा हो गया, उसने माइंस बिछा दी, तो उसके बाद वैश्विक स्तर पर जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और पूरा दुनिया त्राहिमाम करते हुए नजर आएगी। दूसरी बड़ी खबर की चर्चा कर लेते हैं। ईरान के अरब वर्ल्ड पर सबसे बड़े हमले के बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन अब तक अरब देशों के रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहे हैं। अरब जगत के पर्यटन केंद्रों और एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन अब ईरान ने जो प्लान बनाया है, अगर वो कामयाब हो गया तो अरब जगत वास्तव में सूखा रेगिस्तान बन जाएगा। यानी तेल बेच बेच कर अमीर बना अरब देश बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। आखिर रणनीति क्या बनी है जिसकी वजह से ये जहां तेल वाली लड़ाई पानी वाली लड़ाई में बदल जाएगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वहीं तीसरी खबर में आपको बताएंगे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले किस तरीके से कर रहा है, लेकिन ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस बीच दोनों ही पक्षों के लिए ये जंग आसान नहीं लग रही है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे हैं, ईरान के इजराइल और अरब में अमेरिका के मित्र देशों पर हमले जारी है, वहां जबरदस्त तबाही हो रही है। तो वही दूसरी ओर ईरान ने भी तैयारी कर ली है और ईरान ये जानता है कि अमेरिका और इजराइल से जीतना उसके बस की बात नहीं है, लिहाजा वो अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसे लंबी जंग में फंसाने की कोशिश में लग गया है। आज हम आपको दोनों ही पक्षों की रणनीति के बारे में बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बताते हैं कि खबर क्या है। खबर यह है कि यूएस इजराइल ईरान जंग का आज 15वां दिन हो गया है। यूएस इजराइल के हमलों से ईरान दहला हुआ नजर आ रहा है। ईरान के बुशहर में एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं, जिससे बुशहर में ईरान का एटमी प्लांट पूरी तरीके से तबाह हो गया है। यूएस इजराइल और ईरान की ये जंग अब 15वें दिन में प्रवेश कर गई है और इसके साथ ही हमलों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी हुई नजर आती है। ईरान के बुशहर को जब निशाना बनाया गया है तो ये समझ लीजिए कि एक साथ 7 धमाके और इसके साथ बुशहर में ईरान का एटमी प्लांट पूरी तरीके से धू धू करके जलता हुआ नजर आता है, पूरी तरीके से ये तबाह नजर आता है। ये इसकी तस्वीरें हो जाती है। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर पहले कोई काम होता भी था या नहीं होता था, क्योंकि इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ ये आग और धुआं नजर आएगा। ये हाल ईरान के हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ का हो गया है। ये सिर्फ बुशहर का आलम नहीं है, बुशहर की ऐसी तमाम तस्वीरें आई जो ये बताती हैं कि ईरान के ऊपर कितने भीषण हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब बुशहर का पूरा सूरत बदलते हुए नजर आ रहा है। तेहरान हो, बुशहर हो और तमाम बड़े शहर हो ईरान के, वो इसी तरीके से आग में झुलसते हुए, जलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और खबर आ रही है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत को लेकर के जो एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही थी, उस सबसे कर भारत की विदेश नीति का कमाल है कि हॉर्मुज से एक और जहाज भारत के लिए रवाना हुआ है। शिवालिक के बाद नंदा देवी जहाज रवाना किया गया है। ये पूरी जानकारी है। शिवालिक के बाद इसे यहाँ पर भेजा गया है। नंदा देवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहा है और इसके साथ ही स्टैंड बाय मोड पर हमारी जो नेवी है उसे भी रखा गया है। हॉर्मुज से अब एक के बाद एक 2 जहाज भारत के लिए रवाना हुए हैं, शिवालिक और नंदा देवी। जरा आप समझिएगा कि पूरा विश्व जहां त्राही कर रहा है, जहां पाकिस्तान में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है इस बात को लेकर के कि तेल पहले कौन भराएगा, वहां इस देश में, हमारे देश में, भारत में ये रणनीति बनाई गई है कि ईरान को फोन लगाया, ईरान से वार्ता की और हॉर्मुज स्ट्रेट से हमने अपने जहाज निकलवा लिए हैं। ये भारत की विदेश नीति है जो देश भर में नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही थी कि देश में एलपीजी नहीं होगी, देश में फ्यूल नहीं होगा। ये उनके लिए भी मुंहतोड़ जवाब है। आप इस राजनीति में मत पड़िएगा, क्योंकि अपने स्तर पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और उस प्रयास की सफलता की वजह से ही भारत में नंदा देवी जहाज से लेकर के शिवालिक तक को हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत
एंटर करवाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें हैं, दो कहानियां। एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान की शक्ल सूरत बदलने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ भारत का जो कूटनीतिक विदेश नीति जो देखने को मिलती है, जो कूटनीति देखने को मिलती है, उसकी वजह से अब एलपीजी को लेकर के जो मारामारी थी, जो भ्रम फैलाया जाता, जिसकी वजह से लोग लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे थे, उनके लिए वो आलम नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया था कि भारत में एलपीजी की कमी हो गई है, तेल की कमी हो गई है। लेकिन सच ये है कि भारत के पास 45 दिन से ज्यादा का स्टॉक है और यही आलम एलपीजी को लेकर के भी बना हुआ है। अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हॉर्मुज के रास्ते ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किस तरीके से साथ साथ ईरान की जो शक्ल सूरत है वो भी बदल रही है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। ईरान में हर ओर तबाही का मंजर है। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और प्रॉक्सी सपोर्ट को बंद करना है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जमकर बमबारी की, जिससे एयरपोर्ट और विमानों को भारी नुकसान हुआ, साथ ही रेलवे नेटवर्क तबाह हो गया। हमलों की वजह से ईरान के 6 एयरपोर्ट्स को भारी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तबाही तेहरान में मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। हमलों से 17 एयरक्राफ्ट भी प्रभावित हुए। युद्ध में ईरान की रेलवे को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक सीधे ट्रेनों पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध का असर पड़ा है। यहां पर 13,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। इस पर अब तक सीधे तौर पर हमले की खबर नहीं है, लेकिन युद्ध की वजह से सेवाएं प्रभावित जरूर हुई हैं। ईरान में चलने वाली कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं या सीमित दूरी पर ही चलाई जा रही हैं। ट्रेन के यात्रियों की संख्या भी कम हो गई है, साथ ही माल ढुलाई भी प्रभावित हुई है। पश्चिमी और मध्य ईरान में हमलों से कुछ रेल ट्रैक या स्टेशनों को नुकसान पहुंचा है, जैसे बिजली की कमी से सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिक लाइनों पर असर पड़ा है। माना जा रहा है कि इनकी मरम्मत करने और बहाल करने में महीनों लग सकते हैं। हमलों की वजह से ईरान के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। एनर्जी सेक्टर, कम्युनिकेशन और रोड नेटवर्क को तबाह करने का प्रयास किया गया। माना जा रहा है कि ईरान में हुए नुकसान की भरपाई करने में लंबा वक्त और अरबों डॉलर की राशि लगेगी। आईआरजीसी ने हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका को भी अब पीछे हटना पड़ सकता है और ईरान तो साफ तौर पर यह कह रहा है कि पूरी दुनिया तैयार हो जाए कि आने वाले वक्त में किस तरीके से वो प्रति बैरल डॉलर जो कीमतें हैं उसमें $200 तक का इजाफा करवा दे। जंग की तैयारियों के दौरान ही माना जा रहा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है और अब आईआरजीसी ने साफ तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी नहीं ले जा सकता। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी। खबरों के मुताबिक ईरान की ओर से हॉर्मुज के करीब माइंस लगाई जा रही हैं।
हालांकि इस खबर से अमेरिका का पारा चढ़ गया। अमेरिकी सेना ने ईरान के माइन बिछाने वाले 16 जहाजों को नष्ट करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि ईरान की सेना को रूस से मिल रही खुफिया और सैन्य मदद ने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी। पुतिन के साथ ट्रंप के पुराने रिश्तों को देखते हुए माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे कोई डील चल रही है। दुनिया भर के बाजारों के हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट एक महीने और बंद रहा तो दुनिया एक बार फिर मंदी की चपेट में आ सकती है। उधर ईरान ने भी बातचीत के लिए अपनी शर्तें लगा दी। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने साफ कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब हमला रुकेगा और उसकी शर्तें मानी जाएंगी। हालांकि ट्रंप एक और बातचीत के संकेत दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर और बड़े हमलों की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में जंग किस ओर बढ़ेगी कहना मुश्किल है। ईरान की धमकी पर अमेरिकी सेना ने एक्शन लिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई समुद्री ठिकानों पर हमला कर दिया है। इस कार्रवाई में माइंस बिछाने वाले ईरानी जहाजों को तबाह कर दिया गया। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कुल 16 ईरानी माइन लेयर जहाजों को नष्ट किया गया। ट्रंप प्रशासन ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की या तेल टैंकरों को रोकने का प्रयास किया तो अमेरिका अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई को अमेरिका के बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की नौसैनिक क्षमता को कमजोर करना है। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच मौजूद होर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम मोड़ है। यह रास्ता महज 33 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है। दुनिया की तेल सप्लाई के लिए रास्ता बेहद अहम है क्योंकि यहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। और यहाँ पर जंग चल रही है जिसकी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। दुनिया की तेल की सप्लाई के लिए कितना अहम है। ओमान की खाड़ी और अरब सागर को क्योंकि ये जोड़ता है और 161 किलोमीटर लंबा और 33 किलोमीटर चौड़ा है। शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है और दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से होकर के गुजरता है। सऊदी अरब यूएई के लिए ये अहम है। कुवैत और इराक के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब जरा आपको नक्शे के माध्यम से समझा देती हूँ कि किस तरीके से ये अहम है और क्यों। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है जिसके बारे में बता रही थी कि 33 से 34 किलोमीटर ही ये चौड़ा है, बस इतना। और यहाँ से ही दुनिया भर के जहाज निकलते हैं। 20% तेल का आयात निर्यात इसी रास्ते से होता है और इसकी वजह यह है कि व्यापार के लिए ये सबसे सस्ता और सुगम रास्ता है। ये ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, अरब सागर से जुड़ा हुआ है, यूएई, कतर, सऊदी अरब, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ये दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी तेल आता है, जो भी गैस आती है, वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से तो गुजर करके आती है। और अगर इसी रास्ते को ईरान अगर ये धमकी दे करके बंद कर देगा, ये कहेगा कि हमारा इस पर नियंत्रण हो गया और हम इस पूरी जगह पर माइंस बिछाने वाले हैं, तो माइंस बिछाने का मतलब क्या हुआ? फ्यूल ले जाने वाले टैंकर किस तरीके से यहां पर ब्लास्ट हो जाएंगे जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती है। ये पूरा रास्ता तबाह कर दिया जाएगा और ये ईरान इसलिए करेगा क्योंकि इजराइल और अमेरिका बार बार उस पर तबाही वाले जो धमाके हैं वो कर रहे हैं। इसी वजह से ईरान यहां अपनी दादागिरी दिखा रहा है। वो दुनिया को ये बता रहा है कि हमारी महत्वता क्या है। वो दुनिया को यह प्रेशराइज कर रहा है कि आप अमेरिका और इजराइल को रोकिए हम पर हमला करने के लिए। अगर आप नहीं रोकते हैं तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को वो भुगतने के लिए मजबूर कर देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके वहां पर माइंस बिछा करके, और हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं निकल रहे हैं बहुत सारे टैंकर, ये भी एक सच है। भारत ने अपनी कूटनीति का लोहा मनवाते हुए जरूर यहां से टैंकर पार करवा लिए, लेकिन साउथ एशिया की तमाम कंट्री हैं जहां तक अब इनका पहुंच पाना नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान में मारामारी हो रही है कि कौन पहले तेल भरवाएगा, इसको लेकर के वहां पर कत्ल हो रहे हैं। यही स्थिति बांग्लादेश की भी बनी हुई है, यही स्थिति बाकी और देशों की भी बनी हुई है कि उनके पास इतना फ्यूल स्टॉक में नहीं है कि वो आगे आने वाले वक्त में उसका उपयोग कर सके। और अगर ये हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुवैत और इराक के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो उसके साथ साथ ये दक्षिण एशिया के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा इसका इतिहास है, ये पूरी इसकी कहानी है हॉर्मुज स्ट्रेट की, जिसे लेकर के दादागिरी दिखाई जा रही है। अब खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। खबर यह है कि अमेरिका ने मुस्तफा पर इनाम घोषित कर दिया है। अमेरिका ने मुस्तफा, जिसे अयातुल्लाह अली खामनेई की जगह बैठाया गया, उस पर यह इनाम घोषित किया है। $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। मुस्तफा खामनेई पर जानकारी देने वाले को ये $1 करोड़ का इनाम मिलेगा और मुस्तफा समेत 10 नेता हैं
जिन पर ये इनाम रखा गया है, लारी जानी के लिए भी इनाम घोषित किया गया। हालांकि वो तो कल ईरान की सड़कों पर बाकायदा घूमते हुए लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अमेरिका ये प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से जो अब एक और टॉप लीडरशिप बन रही है उसे भी हटा दिया जाए, उसे भी सत्ता से बेदखल कर दिया जाए और इस तरीके से ईरान के साथ वो मनमाना व्यवहार कर सके जैसा वो चाहता है। ईरान में वो अपने मन मुताबिक सत्ता की स्थापना कर सके, जो ईरान कभी होने नहीं देगा। दोनों ही देशों ने जब हमले किए थे ईरान पर, अमेरिका और इजराइल ने, तो इन्होंने ये सोचा था कि हमारे हमलों की जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन 15 दिन हो गए हैं हमले के, ईरान ने ना तो घुटने टेके हैं और ना ही वो इसके लिए तैयार तत्पर नजर आता है, बल्कि वो कह रहा है कि अब तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ईरान को कमतर आंका गया इन देशों की तरफ से, लेकिन ईरान ने लोहा मनवाया है कि अमेरिका की मनमानी हर जगह नहीं चलेगी। जैसा उसने बाकी देशों में किया, जैसा उसने लीबिया में किया, जैसा उसने सीरिया में किया, वो हम अपने यहां पर नहीं होने देंगे। इनाम की घोषणा जरूर कर दी गई है, लेकिन ईरान को बाकायदा नुकसान भी बहुत ज्यादा इस युद्ध में पहुंचाया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। Holy shit. Holy shit. ईरान अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है और यही वजह है कि अब इस जंग के विस्तार होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अब ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए यूरोप में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों और अधिकारियों पर हमले करवा सकता है। बताया जा रहा है कि आईआरजीसी का संपर्क यूरोप में मौजूद ड्रग्स और हथियारों के सिंडिकेट से है। अमेरिका का दावा है कि आईआरजीसी अधिकारियों की बातचीत इंटरसेप्ट की गई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि यूरोप में मौजूद गैंग्स के जरिए यूरोप अमेरिकी संपत्तियों पर हाइब्रिड हमले किए जा सकते हैं। सीधा फायदा यह होगा कि एक ओर तो अमेरिका को नुकसान होगा और दूसरी ओर इसका आरोप ईरान पर भी नहीं लगेगा। बताया जा रहा है कि यूरोप में कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और तस्करी में शामिल हैं। ये गैंग्स सरकार के कंट्रोल से बाहर हैं और ये आईआरजीसी के संपर्क में हैं। इन गैंग्स के जरिए यूरोप में मौजूद अमेरिका के दूतावासों, अमेरिका के वाणिज्य दूतावास, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले किए जा सकते हैं। इनके अलावा अमेरिका के अधिकारियों पर भी हमले किए जा सकते हैं या उनकी हत्या हो सकती है। यूरोप में ऐसे कई गैंग सक्रिय हैं जो आईआरजीसी के संपर्क में हैं और माना यह जाता है कि इन गैंग्स के जरिए ईरान यूरोप में मौजूद अमेरिकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। उन गैंग्स के बारे में अब आपको बता देते हैं जो प्रॉक्सी कहे जाते हैं ईरान के, जो कि अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है फॉक्सट्रॉट गैंग का। इस गैंग का सरगना रावा माजिद और कुर्दिश फॉक्स है। ईरानी कुर्द मूल का है ये रावा माजिद। स्वीडन से ऑपरेट करता है अपनी गैंग को और बेल्जियम, फिनलैंड तक इसके नेटवर्क फैले हुए हैं। ड्रग तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग खबरों के मुताबिक यूरोप में यहूदी ठिकानों पर ईरान इस गैंग का इस्तेमाल करता है। 2024 में स्टॉकहोम में इजरायली दूतावास पर हमले में इसी गैंग का नाम सामने आया था। इसके बाद आती है दूसरी गैंग, हेल्स एंजल्स गैंग। जर्मनी से यह भी ऑपरेट करता है गैंग और यूरोप के 25 से ज्यादा देशों में इसके नेटवर्क है। मोटरबाइक गैंग के नाम से कुख्यात है ये, उसके नाम से ये जाना जाता है। इस गैंग का जो काम है वो क्या होता है वो आपको बता देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। इस गैंग का नाम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में आता है और इसका काम भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना है। 2021-22 में इजरायली धार्मिक स्थलों पर हमले में इसका नाम आया था। उसके बाद एक और है ईरान का प्रॉक्सी, जिसका नाम है अबाउ चेकर गैंग। इस गैंग को अरब मूल का क्रिमिनल गिरोह चलाता है। माना जाता है कि यह गैंग हिजबुल्लाह और आईआरजीसी के संपर्क में है। यह तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल है। इसके बाद आता है मोक्रो माफिया गैंग, जो कि नीदरलैंड और बेल्जियम में एक्टिव है।
मोरक्को मूल के अपराधी इसे चलाते हैं और इस गैंग के लोगों की बंदरगाहों पर खासी पकड़ मानी जाती है। ये बताया जाता है कि इन बंदरगाहों के रास्ते तस्करी करके हथियार गैंग्स को पहुंचाए जा सकते हैं और इसके अलावा जासूसों को भी यूरोप में पहुंचाने का ये गैंग जरिया हो सकता है। तो ये उसके प्रॉक्सी है जो उसकी मदद करते हैं अमेरिका को नुकसान पहुंचाने में। अब खबर यह है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईरान की 90% मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं। ये हेगसेथ बार-बार इसी तरीके से बयान देते हैं। उनका ये कहना है, अब उनका एक नया बयान दरअसल आया है कि ईरान की जो 90% मिसाइलें हैं वो तबाह हो चुकी है। हेगसेथ कह रहे हैं कि हमले में नए लीडर मुस्तफा खामनेई घायल हो गए हैं। ईरान पर आज हम सबसे बड़ा हमला करेंगे। यूएस ने ईरान की सेना को तबाह कर दिया। जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये तमाम बयान उनकी तरफ से आज दे दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि मुस्तफा खामनेई बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। उनका एक पैर निष्क्रिय कर दिया गया है। उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है और अभी भी हम उन पर यानी ईरान पर और ज्यादा तबाही वाले हमले करेंगे और जीतने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। इनकी ये मंशा ये बताती है कि अमेरिका निचले से निचले स्तर पर आ सकता है ईरान को घुटनों पर लाने के लिए, लेकिन ईरान ना झुकेगा और ना ही टूटेगा। उसने ये मैसेज बहुत स्पष्ट दे दिया, ये संदेश बहुत स्पष्ट दे दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से पूरी दुनिया को। अब हेगसेथ जरूर ये कह रहे हैं कि हम एक बड़ा हमला करेंगे। मुस्तफा खामनेई घायल हो गए हैं। हमले में नए लीडर को लेकर के वो ये कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ईरान की 90% मिसाइलें तबाह हो गई हैं। हालांकि अमेरिका बार-बार इसी तरीके से बयान दे रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनकी तरफ से, इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए थे उसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है और यही हेगसेथ भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान लगातार खाड़ी देशों को दहला रहा है। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर समेत दूसरे देशों में मौजूद अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की मिसाइल्स इन देशों के तेल ठिकानों, दूतावासों को भी तबाह कर रही हैं। अब ईरान का प्लान बेहद खतरनाक है। ईरान अब अरब देशों में पानी की किल्लत पैदा करने की कोशिश में है। ईरान की मिसाइल्स के निशाने पर अब अरब देशों में मौजूद डिसैलिनेशन प्लांट्स आ गए हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदलते हैं। अगर ईरान की मिसाइल्स में से ये वाटर प्लांट ध्वस्त हो गए तो अरब में मौजूद देशों के पास महज 3 से 4 दिन का पानी ही बचेगा। इससे लोग परेशान होंगे और सरकार पर ईरान से समझौते के लिए दबाव बना सकते हैं। ईरान के हमलों से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने यूएई के फुजैरह पावर स्टेशन पर हमला किया, जो सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स में से एक को बिजली की सप्लाई करता है। इसके अलावा कतर में वाटर प्लांट्स पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि अरब देशों ने अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जिसके बाद अब प्लांट्स के करीब एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे किसी भी ड्रोन हमले को नाकाम किया जा सके। हालांकि अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स को बचा भी लिया गया तो भी अरब में तबाही की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट्स को अमेरिका इजराइल तबाह कर रहा है, जिससे रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। ये रेडिएशन पानी के जरिए फारस की खाड़ी तक पहुंच सकता है और इसी पानी का इस्तेमाल डिसैलिनेशन प्लांट्स में किया जाता है। यानी खाड़ी देशों में इंसानी जिंदगी पर गंभीर खतरा बना हुआ है।
ये युद्ध तेल की लड़ाई के साथ साथ पानी की लड़ाई में भी तब्दील हो रहा है, जहां खाड़ी देशों के लिए डिसैलिनेशन प्लांट जो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको बताएं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझाएं कि इन्हीं की बदौलत इन देशों को पानी पीने के लिए उपलब्ध हो पाता है। अब किस देश की कितनी निर्भरता है इस डिसैलिनेशन प्लांट पर वो जरा जान लीजिए। इजरायल इस पर 70% निर्भरता रखता है, सऊदी अरब भी इस पर 70% निर्भरता रखता है, कुवैत 90% उसकी भी निर्भरता है कि अगर इनसे पानी ना मिले तो उसके बाद पीने के लिए पानी नहीं होगा। बहरीन की निर्भरता भी इतनी है 90%, तो ये यूएई 50% तक इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर है। ओमान की इस पर निर्भरता 86% है। इसके साथ साथ समंदर से ये पानी लिया जाता है। कैसे ये प्लांट में डिसैलिनेशन वाटर बनता है वो जरा जान लीजिए। समंदर से खारा पानी लिया, पानी को बड़े बड़े टैंक में स्टोर किया, ये टैंक है जिनमें स्टोर कर दिया जाता है। इसके साथ हाई प्रेशर के माध्यम से इसकी अशुद्धियों को छान लिया जाता है, उसमें से अशुद्धियां हटा दी जाती है। आरओ मेम्ब्रेन तकनीक के जरिए इससे गंदगी भी हटाई जाती है ताकि इसे पीने योग्य पानी में तब्दील किया जा सके। मीठे पानी में मिनरल्स मिलाए जाते हैं क्योंकि समुद्र के खारे पानी में कोई मिनरल्स तो है नहीं। पानी का पीएच बैलेंस किया जाता है। इसके साथ क्लोरीन और यूवी रेज से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। सोचिए, पानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये सब कुछ, घरों में पीने वाले पानी की सप्लाई इसके बाद शुरू होती है। लेकिन इस वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और नुकसान पहुंचाने की वजह से ही ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो जरा आप ये मान लीजिए कि आने वाले वक्त में यहाँ पीने वाले पानी की भी किल्लत शुरू हो जाएगी। इसराइल ने जंग के पहले ईरान पर हमले और अपनी हिफाजत दोनों के लिए पुख्ता तैयारियां की थी। आयरन डोम के साथ ही डेविड स्लिंग, थार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। माना जा रहा था कि ईरान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता कि ईरान ने डिफेंस सिस्टम की गांठ खोज ली है और अब ईरान की मिसालें राजधानी तेल अवीव समेत कई दूसरे इलाकों में तबाही मचा रही हैं। बताया जा रहा है कि मध्य इसराइल के कमर्शियल हब पर हमले किए गए। इनके अलावा बेत शेमेश और नेतनाया में मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही राजधानी तेल अवीव में फैलाई। बताया जा रहा है कि यहां लोग अंडरग्राउंड स्टेशन और बम शेल्टर में पनाह लेने को मजबूर हैं। इसके अलावा यरूशलेम में सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। ईरान इसराइल पर डिकॉय ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाही मचा रहा है। दरअसल सबसे पहले डिकॉय ड्रोन से हमला किया जाता है। एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन के आने से डिफेंस सिस्टम एंगेज हो जाता है। इसी दौरान मिसाइलों से हमला किया जाता है और पहले से दबाव में आ चुका डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाता है। ईरान की सेना इसराइल पर क्लस्टर बम, ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रही है। ईरान के पास फतह 1 और फतह 2 जैसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन पर बहुत तेजी से हमले करती हैं। ये हवा में रास्ता भी बदल सकती हैं ताकि दुश्मन के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाए। ईरान इसराइल के सामरिक ठिकानों पर भारी तबाही मचा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेवातिम एयरबेस पर भीषण हमले किए गए, जिससे यहां एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह हो गया। हालांकि इसराइल का दावा है कि करीब 90% मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी गई और फिलहाल सभी रनवे ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और ईरान के बीच समंदर में भी घमासान तेज हो गया है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के नौसैनिक बेड़े पर जबरदस्त हमले करके एक दूसरे का जबरदस्त नुकसान भी कर रहे हैं। अब तक अमेरिका और इसराइल ईरान पर जमीन और आसमान से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब ये आग समंदर में फैल चुकी है। अमेरिका की नौसेना ईरान पर जबरदस्त तबाही मचा रही है। ईरान ने अमेरिका के गुरूर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के जहाजों को तबाह करने का दावा किया है।
अमेरिका का दावा कि ईरान के 30 से ज्यादा जहाजों को खाक किया जा चुका है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अब यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है या सच, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई। अमेरिका ने ईरान के IRIS देना पर हमला कर उसे डुबो दिया। अमेरिकी सबमरीन के टॉर्पीडो ने IRIS देना पर हमला किया। इस हमले में 80 नाविकों की मौत हो गई। हालांकि 30 से ज्यादा कर्मचारियों को श्रीलंकाई नेवी ने बचा लिया। अमेरिका के ईरानी शिप पर हमले की तस्वीरें सामने आई। दावा किया गया कि यह जहाज डिएगो गार्सिया के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि इस हमले को ईरान ने युद्ध अपराध माना। ईरान का दावा कि जहाज पर हथियार नहीं थे। उधर अमेरिका का दावा है कि ईरान नेवी की निगरानी और हमले की क्षमता बेहद कम हो गई है। इधर ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर बड़े हमले का दावा किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में लिंकन को काफी नुकसान हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी में ईरान के तट से करीब 350 किलोमीटर दूर था जब उस पर हमला किया गया, और इस हमले के बाद USS अब्राहम लिंकन करीब 1000 किलोमीटर पीछे चला गया। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। दोनों देशों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन यह तय है कि समंदर का पानी भी अब इंसानी खून से लाल होने जा रहा है। अगर यह जंग जल्द खत्म नहीं हुई तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने लिंकन को भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर ईरान के दावे में सच्चाई है तो यकीनन ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि खुद ही उसकी 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। अब कौन कौन सी वो लेयर है इसकी सुरक्षा व्यवस्था में, चलिए आपको बता देते हैं। पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं और इनमें USS स्प्रुएंस है, USS माइकल मर्फी है, USS पीटरसन जूनियर है और USS केन शामिल है। दूसरी लेयर की सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। USS अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट मौजूद रहते हैं। इनमें F-35C लाइटनिंग, FA-18E सुपर हॉर्नेट शामिल है। USS अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की तीसरी लेयर में डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं, जिनमें MK-15 फेलिनिक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए हैं। वहीं चौथी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में E-2D हॉकी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। MH-60RS शी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड भी इस पर तैनात रहती है। ऐसे में क्या सच में इससे नुकसान पहुंचाया गया है, ये अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। अमेरिका ने ईरान के वॉर फ्रिगेट पर जबरदस्त हमला किया। अमेरिकी नेवी की सबमरीन ने युद्धपोत आयरिस देना पर हमला किया। अमेरिकी पनडुब्बी से दागे गए मार्क 48 हेवीवेट टॉर्पीडो ने ईरान की आधुनिक मौज श्रेणी के फ्रिगेट आयरिस डेना को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। यह हमला हिंद महासागर में हुआ, जिसमें ईरानी नौसेना के 80 से अधिक नाविकों की मौत हो गई और जहाज समुद्र की गहराई में समा गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने सीधे तौर पर दुश्मन के युद्धपोत को डुबोया है। हमले में इस्तेमाल किया गया मार्क 48 टॉर्पीडो अमेरिकी नेवी का प्रमुख पनडुब्बी से दागा जाने वाला हथियार है। ये भारी टॉर्पीडो अत्याधुनिक सेंसर और गाइडेड सिस्टम से लैस होता है, जो दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी को गहराई में भी सटीकता से निशाना बना सकता है। इस घटना ने मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव को और गंभीर बना दिया है। अमेरिकी टॉर्पीडो मार्क 48
दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक टॉर्पीडो माना जाता है, जिसे अमेरिकी नौसेना की अटैक सबमरीन इस्तेमाल करती है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को नष्ट करना होता है। इसकी मारक क्षमता और सटीक निशानेबाजी के कारण इसे दुनिया के सबसे घातक पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले हथियारों में गिना जाता है। मार्क 48 टॉर्पीडो को पहली बार वर्ष 1972 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद समय समय पर इसमें कई सुधार किए गए। इनकी वजह से ये टॉर्पीडो आज भी अत्याधुनिक समुद्री हथियारों में शामिल है। ये टॉर्पीडो लगभग 1700 किलोग्राम वजन का होता है। इसमें उच्च विस्फोटक वॉरहेड लगा होता है, जो बड़े से बड़े युद्धपोत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने या डुबोने की क्षमता रखता है। इसकी विस्फोटक शक्ति इतनी अधिक होती है कि ये भारी नौसैनिक जहाजों की संरचना को भी तोड़ सकता है। इसी वजह से इसे आधुनिक नौसैनिक युद्ध का बेहद घातक हथियार माना जाता है। हालांकि इन सब के बीच में अमेरिका एक कदम आगे की सोच रहा है कि वो ईरान के अंदर उतर करके ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दे। लेकिन ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं है। हालांकि उसके बिना सत्ता परिवर्तन भी संभव नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में क्या अमेरिका ये कर पाएगा और कितने लाख सैनिकों की आवश्यकता इसके लिए पड़ेगी, रिपोर्ट में देखिए। ईरान मिडिल ईस्ट में लगातार बारूद बरसा रहा है। कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत जैसे पड़ोसी देशों से लगातार ईरान के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि केवल अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया गया। इन सब के बीच ईरान के पड़ोसी मुल्क अजरबैजान ने बड़ा आरोप लगाया है। अजरबैजान का दावा है कि IRGC ने देश में आतंकी हमलों की साजिश रची। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक IRGC ने देश में मौजूद इजराइल के अहम ठिकानों पर हमलों का प्लान बनाया था, जिनमें दूतावास और तेल की पाइपलाइन भी शामिल थी। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि उसने ईरान की IRGC से जुड़े कई लोगों की साजिशों को नाकाम कर दिया। ये लोग आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे। अजरबैजान की मीडिया के मुताबिक इन हमलों का मकसद अजरबैजान में दहशत फैलाना और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाना था। रिपोर्ट्स में कहा गया है IRGC से जुड़े लोगों ने देश में कई अहम टारगेट्स को निशाना बनाने का प्लान बनाया था। इनमें बाकू, तिबिलिसी, सेहान ऑयल पाइपलाइन, अजरबैजान में इजरायली दूतावास, यहूदी धार्मिक समुदाय के एक लीडर और बाकू स्थित अश्केनाजी सिनोगॉग शामिल है। सुरक्षा बलों ने 3 विस्फोटक डिवाइस बरामद किए हैं। अजरबैजानी मीडिया ने कुछ आरोपियों के नाम भी बताए हैं। आरोप है कि ईरान के 2 लोगों ने अजरबैजान के लोगों के साथ मिलकर देश में विस्फोटकों की तस्करी की। जांच के दौरान बाकू के सबेल जिले से करीब 7.5 किलो विस्फोटक भी बरामद किया गया। हालांकि ईरान ने अजरबैजान के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन ये सच है कि इस जंग में ईरान के पड़ोसी देशों से रिश्ते जरूर खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका के लिए ईरान से जंग आसान नहीं हो रही है। अमेरिका की जंग पर खर्च को लेकर के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत ये बताया गया है कि पहले 4 दिन में रोजाना कितना खर्चा आया है, 8,173 करोड़ रुपए का, और पहले 100 घंटे में खर्च हुए हैं 33,930 करोड़ रुपए खर्च। इसमें मिसाइल है, इंटरसेप्टर्स है, मित्र देशों की हिफाजत के इंतजाम है। मिसाइल और गोला बारूद पर 28,430 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें भी मिसाइल का खर्च इंक्लूड किया गया है। जंग में नुकसान कितना हुआ? 3,295 करोड़ रुपए, ये पहले 4 दिन का बता रहे हैं हम आपको। इसमें तबाह हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और ड्रोन। इसके अलावा एयरक्राफ्ट का जो परिचालन खर्च है वो 1,800 करोड़ रुपए है। इसमें एयरक्राफ्ट का फ्यूल और दूसरे खर्चे तक शामिल है। 15 दिन हो गए इस जंग को। अब आप जरा ये समझ लीजिए कि 15 दिन के हिसाब से कितना भारी नुकसान अमेरिका, इजराइल और ईरान ने इस जंग में उठाया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के बेस पर सटीक हमले किए। समंदर में मौजूद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को न केवल खोज निकाला, बल्कि उस पर बड़े हमले का दावा भी किया। तो क्या ईरान की सेना इतनी सक्षम हो गई है कि वो अमेरिकी ठिकानों की जानकारी हासिल कर सके?
क्या ईरान के सैटेलाइट इतने बेहतरीन हैं कि वो अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर नजर रख सके? इन सवालों का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस जंग में ईरान को उसके सहयोगियों का साथ बराबर मिल रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान का मददगार रूस उसका लगातार साथ दे रहा है। रूस की ओर से ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे ईरानी सेना सटीक अटैक कर रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है, जिनमें मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सैन्य विमानों के लोकेशन शामिल है। जानकारी 2 वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से दी गई। बताया जा रहा है कि रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी प्रदान की है जिससे उसे अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और दूसरी संपत्तियों पर हमला करने में मदद मिल सकती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि रूस ईरान को दी गई जानकारी के संबंध में क्या निर्देश दे रहा है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका से जुड़े टारगेट पर कुछ ईरानी हमलों की सटीकता से सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है, ईरान ने इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों, दूतावासों और दूसरे टारगेट पर हजारों अटैक ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें दागी है। ऐसे ही एक हमले में कुवैत में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हमला इतना सटीक था कि अमेरिकी सैनिकों को कोई चेतावनी तक नहीं मिली। साफ है कि ईरान को रूस जैसे ताकतवर मुल्क की मदद मिल रही है और अमेरिका के साथ ही इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका का ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का कुदरती कवच। ईरान का क्षेत्रफल अगर इसकी बात की जाए तो ये लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उसे और ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है और ईरान के उत्तर में अल्बोज की पहाड़ियां भी मौजूद है। ईरान के मध्य में दश्त कावीर और दश्त लुत रेगिस्तान है जहां जिंदा रह पाना बेहद मुश्किल है। इस इलाके में सेना के लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल होगा और सेना को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई भी बेहद मुश्किल होगी। भीषण गर्मी, पानी की कमी से यूएस आर्मी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलना मुश्किल होगा। अमेरिका अपने जवानों को उतारने की बजाय स्थानीय कुर्द लड़ाकों का साथ दे सकता है और स्थानीय कुर्द लोग जाग्रोस पर्वत के दुर्गम रास्ते जानते हैं। पहले ये जानकारियां थी कि वो अमेरिकी जवानों के लिए गाइड का काम कर सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि कुर्द लोग अक्सर इन्हीं दुर्गम रास्तों से ईरान में तस्करी करते हैं और इसलिए उन्हें इस रूट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होती है। अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब पर ईरान ने बड़ा हमला कर दिया है। सऊदी अरब पर ईरान ने कहां पर हमला किया है वो आपको बता देते हैं, लेकिन ये हमला कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी सऊदी अरब को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जाता रहा है। अब कहां पर हुआ? ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुआ है और ये बाकायदा मिसाइल अटैक यहां पर किया गया है। हमले में यूएस के 5 रिफ्यूलिंग विमान तबाह हो गए। अभी तक तो KC-135 की ही जानकारी थी। अब हमले में यूएस के 5 रिफ्यूलिंग विमान का तबाह होना यानी अरबों का नुकसान अमेरिका का कर दिया गया है। ये नुकसान किया गया है ईरान की तरफ से। हालांकि ये तस्वीरें जगह जगह से सामने आती है। ये मिडिल ईस्ट से हमेशा तस्वीरें युद्ध के दौरान की सामने आ रही है 15 दिनों से, कि किस तरीके से ईरान की तरफ से जगह जगह पर हमले किए जा रहे हैं और उन हमलों की वजह से नुकसान भी हो रहा है। अब ये हमला किया गया है एयरबेस पर। अमेरिका को दरअसल निशाना बनाना था, इसीलिए उसके एयरबेस को निशाना बनाया गया है और वहां पर 5 रिफ्यूलिंग जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। KC-135 के बाद ये हुआ है। KC-135 तो अपने आप क्रैश हो गया था जिसकी वजह से अरबों का नुकसान हुआ। अब ऐसे में 5 और रिफ्यूलिंग विमान का तबाह होना एक आर्थिक तौर पर अमेरिका के लिए बड़ी चोट है जो कि ईरान की तरफ से की गई है। अब ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि खबर क्या है। खबर ये है कि यूएस इजराइल के हमलों से ईरान फिर से दहला हुआ नजर आ रहा है।
इसके साथ ही ईरान के बुशहर में एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं। उसकी तस्वीरें भी बार बार सामने आ रही हैं। बुशहर में ईरान का एटमी प्लांट है और उसे ही नुकसान पहुंचाया दरअसल जा रहा था। 7 धमाके करके उसे नुकसान भी पहुंचाया गया है और इसमें ईरान पूरी तरीके से दहला हुआ नजर आ रहा है। बुशहर में तो जगह जगह तस्वीर इस कदर बदल दी गई है कि ये कह पाना मुश्किल हो गया है कि क्या वहां पर कभी कोई शहर हुआ करता था। खंडर जैसा हाल बना दिया गया है बुशहर का। खासतौर पर ये 2 तस्वीरें, 2 खबरें ये बता रही है कि अमेरिका हो, ईरान हो या इजराइल हो, हमलों की फ्रीक्वेंसी दोनों ही तरफ से बराबर की है। कोई ये कहे कि ईरान कमतर है तो ये नहीं है। ईरान को कमतर आंकना सबसे बड़ी मूर्खता साबित हुआ है अमेरिका के लिए, जिसने सोचा था कि पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ हमला करेंगे और ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन वही ईरान किस तरीके से इनका एक बड़ा नुकसान कर गया है। 5 रिफ्यूलिंग जेट को तबाही देकर के। तो ये युद्ध से जुड़ी हुई खबरें जो बार बार आती हैं वो ये बताती हैं कि ये नुकसान कितना ज्यादा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका और इस्राइल ने पहले ही झटके में ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुला दिया। दावा किया जा रहा था कि खामनेई का बंकर बेहद सुरक्षित है, लेकिन जिस वक्त हमला हुआ वो बंकर के बाहर एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। ऐसे में खामनेई पर हमले का इससे बेहतर मौका अमेरिका और इस्राइल को शायद नहीं मिलता। सवाल ये उठ रहा कि जिस तरह अयातुल्लाह अली खामनेई पर हमला हुआ, अगर राष्ट्रपति ट्रंप पर ऐसा कोई संकट आता है तो वो कहां छिपेंगे? राष्ट्रपति ट्रंप का बेहद सुरक्षित बंकर चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स कोलोराडो में मौजूद है। ये एक अंडरग्राउंड बंकर है जिसकी गहराई जमीन से करीब 2000 फीट है। ये बंकर परमाणु युद्ध के दौरान भी अमेरिकी सरकार और सेना को सक्रिय बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स को पारंपरिक और परमाणु हमलों तक का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस जगह को एक शहर की तरह ही बसाया गया है, जिसमें अपने बिजली संयंत्र, राशन के भंडार और कर्मचारियों के रहने के लिए पर्याप्त कमरे हैं। यह बंकर अत्याधुनिक संचार प्रणालियों से भी लैस है, जो सब कुछ नष्ट होने पर भी दुनिया भर की सैन्य इकाइयों, सरकारी एजेंसियों और सहयोगियों के साथ संवाद करने में सक्षम हो। चेन माउंटेन का मकसद परमाणु युद्ध जैसी परिस्थितियों में अमेरिकी सरकार को बनाए रखना है। चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स का निर्माण शीत युद्ध के दौरान हुआ था। उस समय अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ था। इस सुविधा का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि अगर सबसे बुरा भी हो जाए तो भी अमेरिका नेतृत्व बचा रहे। उस समय इसके निर्माण की लागत $140 मिलियन से ज्यादा थी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खर्ग द्वीप पर यूएस हमले के बाद ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है। और हमले के बाद ईरान ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यूएस के तेल, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बड़े हमले करेंगे। यूएस का सहयोग करने वाली तेल कंपनियों पर भी हमला किया जाएगा। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। ये कल रात ही हुआ है, जहां पर खर्ग द्वीप पर एक बड़ा हमला यूएस की तरफ से किया गया था। इसके बाद अब ईरान ने चेतावनी दे दी है कि यूएस का जितना भी तेल है, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उस पर एक बड़ा हमला करेंगे और यूएस का सहयोग करने वाली जो तेल कंपनियां हैं, हम उस पर भी हमला करेंगे। तो ये तमाम चीजें इस पूरे युद्ध में निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि हर एक्सपर्ट यही दावा कर रहा है कि दरअसल ये पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को लेकर के है और उसी लिए
इन हमलों को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब यही तो कह रहा है ईरान भी कि हम भी यही करने वाले हैं। खबर यह है कि जंग के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध में ईरान की हार होगी, यह दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। जंग में ईरान बुरी तरीके से हार चुका है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की डील स्वीकार नहीं की है। ट्रंप हालांकि जिस दिन से ये युद्ध शुरू हुआ उस दिन से ये बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि जंग में ईरान बुरी तरीके से हार चुका है। सच ये है कि जिस नेता पर करोड़ों डॉलर का ये इनाम घोषित कर रहे हैं वो ईरान की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। लारिजानी हो या फिर दूसरे अन्य नेता हो, मसूद पेजेश्कियान हो, यही सच है। अब ट्रंप भले ही बड़े बड़े दावे करके ये कह दें कि ईरान हार गया है, ईरान का सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन ईरान अभी भी जिंदा है और मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन से जंग के दौरान ट्रंप ने पुतिन का साथ दिया। उनका पीस प्लान रूस की ओर झुकाव वाला रहा। ट्रंप ने यूक्रेन के डोनबास को रूस को सौंपे जाने को हरी झंडी दे दी और भी कुछ पॉइंट्स रूस की ओर झुकाव वाले रहे। और अब ईरान से जंग के बीच पुतिन पीस मेकर की भूमिका में आते दिख रहे हैं। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में वेनेजुएला और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता का भी जिक्र हुआ। जानकारी के मुताबिक क्रेमलिन और वॉशिंगटन के बीच संपर्क हुआ। पुतिन और ट्रंप ने बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस दौरान मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। इस दौरान पुतिन ने ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को जल्दी खत्म करने के मकसद से कई प्रस्ताव रखे। दरअसल ईरान रूस का प्रमुख सहयोगी देश है और उसे इजरायल और अमेरिका के संयुक्त मोर्चे के साथ चल रहे युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। खबरों के मुताबिक पुतिन और ट्रंप की बातचीत में ईरान के साथ संघर्ष की स्थिति और यूक्रेन मुद्दे के समाधान के लिए अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ चल रही वार्ता पर जोर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रंप और पुतिन की बातचीत के दौरान यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया गया। दिसंबर के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच ये पहली बातचीत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।